डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो बीमारियां होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ, ब्रेन के ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट में ये कुछ असर डालती हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स में एडीएचडी हो गया, ऑटिज्म हो गया, डिलेड स्पीच हो गया। तो नॉर्मली अगर न्यूबॉर्न जब डिस्चार्ज हो रहा है एनआईसीयू से, अगर किसी बच्चे को एनआईसीयू की नीड पड़ी है क्योंकि उसको कोई प्री मैच्योरिटी है या उसका वजन कम है या उसको कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रही है या एनआईसीयू में उसको कोई झटके आए हैं या वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट रही है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहा है, शॉक में गया है बच्चा, किसी भी वजह से अगर वो एनआईसीयू में रहा है कुछ समय तक और उसमें लग रहा है कि कुछ ऐसे आगे जाके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स। हेलो एवरीवन, welcome to first episode of Little Minds Postcast. I am Dr. Pranjali Saxena, Developmental Pediatrician and Associate Director in Department of Pediatrics, Medanta, Lucknow. I welcome here Dr. I.P. Singh, Director of Sharda Hospital and Child Health Clinic. आज हम बात करने वाले हैं कॉमन चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, और एक बार डॉक्टर आईपी सिंह सर से समझते हैं कि ये क्या होते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो बीमारियां होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ, ब्रेन के ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट में ये कुछ असर डालती हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स में एडीएचडी हो गया, ऑटिज्म हो गया, डिलेड स्पीच हो गया। मैम, आप अपने ओपीडी में ऐसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के किस टाइप के बच्चे आते हैं, उनमें एज वाइज कुछ अगर हमें थोड़ा सा बताने के लिए। बिल्कुल, तो अगर ओपीडी में देखें एज वाइज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो लगभग न्यूनेटल एज से ही हम चीज़ें प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली अगर न्यूबॉर्न जब डिस्चार्ज हो रहा है एनआईसीयू से, अगर किसी बच्चे को एनआईसीयू की नीड पड़ी है क्योंकि उसको कोई प्री मैच्योरिटी है या उसका वजन कम है या उसको कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रही है या एनआईसीयू में उसको कोई झटके आए हैं या वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट रही है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहा है, शॉक में गया है बच्चा, किसी भी वजह से अगर वो एनआईसीयू में रहा है कुछ समय तक और उसमें लग रहा है कि कुछ ऐसे आगे जाके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स। तो हम इन बच्चों को नॉर्मली ओपीडी में देखते हैं और ये स्टार्ट हो जाता है डिस्चार्ज से ही। जब बच्चा डिस्चार्ज होता है तो ऐसे बच्चों को जो डॉक्टर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं कि इनका डेवलपमेंट आगे कैसे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स। तो ये हम अक्सर देखते हैं 1 साल तक की कि बच्चा कब अपनी गर्दन संभाल रहा है, कब बच्चा बैठ पा रहा है, कब बच्चा पलट पा रहा है, क्या वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आपकी बातों को समझ के रिस्पॉन्स कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें 1 साल तक की हम बच्चे में देखते हैं और आगे तक ये फॉलोअप चलता रहता है, लगभग 5 ईयर्स तक की। फिर अगर हम देखें 1 साल से 5 साल के बच्चे, तो इन बच्चों में हमें कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी देखना चाहिए, जिसमें आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको स्पेक्ट्रम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक वाइड रेंज है जिसमें बहुत सारे बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं, जो कि किसी में माइल्डर सिम्टम्स हैं, किसी में बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। या कुछ बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो 1 to 5 ईयर्स में हम स्पेशली देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, टैंट्रम्स हो रहे हैं, एग्रेसिवनेस हो रही है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है। तो एक ये पॉपुलेशन रहती है जिनको ओपीडी में देखा जाता है। फिर एक पॉपुलेशन रहती है जिनमें डेवलपमेंटल डिले मिल रहा है, यानी कि जिस टाइम पे उनका डेवलपमेंट होना चाहिए जो वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे आते हैं जिनको आगे जाके अगर सारे डोमेन्स में हम उनका डेवलपमेंट देखें तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। तो आगे जाके इन बच्चों में सेरेब्रल पैल्सी के रिस्क रहते हैं, जिसको हम अगर देखें कि कई बच्चों में विकलांगता बोलते हैं। तो ये एक रहता है जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहती हैं या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनमें भी, इन बच्चों में भी ऐसी नीड रहती है कि हम उनका न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर असेसमेंट करें, उनको इंटरवेंशंस बताएं कि ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकें।
फिर अगर देखें मोर देन 5 इयर्स पे, तो मोर देन 5 इयर्स पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे हमें स्पेशली देखना चाहिए। स्कोलेस्टिक बैकवर्डनेस के लिए देखना चाहिए कि बच्चा स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ADHD के लिए बच्चे को देखना चाहिए या और एसोसिएटेड बिहेवियरल और मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए देखना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं जो एज वाइज हम देख सकते हैं। और मैम जैसे कुछ पेरेंट्स को कुछ हम इतना मतलब बता सकें कि अपने बच्चे में अगर नॉर्मल से हट के अगर कोई पेरेंट्स को कुछ अलग कुछ चीज़ें दिखती हैं तो पेरेंट्स कैसे इनिशियली पहचानेंगे कि हाँ हमारे बच्चे में नॉर्मल वजह से हट के ये है और हमें पीडियाट्रिशियन को दिखाना है या किसी और को फॉलोअप लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, तो बिल्कुल इसमें कुछ रहते हैं जिनको बोलते हैं हम अर्ली साइंस या वार्निंग साइंस। तो अगर अर्ली साइंस में हम देखें तो बच्चा लगभग 2 महीने तक एक उसको सोशल स्माइल आने लगती है, लेकिन अगर 3-4 महीने तक भी हो गया है प्रॉपर उसको सोशल स्माइल नहीं आ रही। सोशल स्माइल का मतलब होता है कि जब भी पेरेंट्स उससे इंटरैक्ट करें तो वो पलट के रेसिप्रोकेट करें इन द फॉर्म ऑफ स्माइल। और आगे जाके अगर हम देखें 6 महीने तक उसको बिल्कुल आई कांटेक्ट पेरेंट्स से नहीं मेंटेन कर रहा है, वो कुछ भी प्रॉपर जिसको बोलते हैं इंटरैक्शन, विजुअल इंटरैक्शंस और मुंह से आवाज़ें निकालना जैसे बैबलिंग करना, ये सब अभी तक नहीं कर पा रहा है। या फिर हम देखें कि अभी बच्चा क्या कहते हैं 1 साल का हो गया है लेकिन वो अपनी बातों को इशारों में भी नहीं बता पा रहा है, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जेस्चर्स का यूज़ नहीं कर रहा, जैसे बाय करना, हेलो करना, ये ले लो, दे दो, कुछ भी जेस्चर्स का यूज़ नहीं कर रहा है। और आप उसको नाम से पुकार रहे हो तो वो अपने नाम को भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। या देखें कि हम अगर बच्चा हमारा 16 महीने तक हो गया लेकिन अभी तक एक सिंगल मीनिंगफुल वर्ड भी नहीं बोल पा रहा है, 2 साल तक आते आते 2 शब्दों को जोड़ नहीं पा रहा है, जैसे ये दे दो, भूख लगी, तो इस तरह करके कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। या 3 साल का हो गया है और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन अभी तक अचीव नहीं कर पा रहा है। या देखें कि अगर बच्चे के अंदर ये सब कुछ आ भी रहा है लेकिन एकदम से रिग्रेशन होने लग गया है। अभी तो बच्चा बोल रहा था, अपने पापा को पापा कह के बुला रहा था, चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें रिग्रेशन आने लगा है। तो ये सब कुछ अर्ली पॉइंटर्स और अर्ली साइंस रहते हैं जिसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए और पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर जब हो अगर इस तरह के सिम्टम्स आए या इस तरह की दिक्कतें दिखें तो वो पीडियाट्रिशियन संपर्क कर ले। क्योंकि इन बीमारियों में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि जितनी जल्दी आप चीज़ों को पकड़ेंगे उतना ही आप टाइम से पेरेंट्स अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा पाएंगे ताकि अर्ली उनका जितना जल्दी से हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल, तो ताकि रिजल्ट उसका अच्छा आता है। इसमें यही है कि अर्ली टाइमली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अर्ली डायग्नोसिस में ये रहता है हम अर्ली इतना ज़्यादा अर्ली का यूज़ कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो शुरू के 1000 डेज़ होते हैं लाइफ के वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस समय जो हमारा ब्रेन है वो लगभग 80% ग्रो कर रहा है और इस समय ब्रेन में एक फिनोमेना बोलते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ब्रेन में अगर हम अच्छे से इंटरवेंशंस देंगे बच्चे को, उसको प्रॉपर सेटिंग्स देंगे एनवायरमेंटल जिसमें वो ग्रो कर पाए अच्छे से, तो इस समय जो इंटरवेंशंस का इफ़ेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू कि हम बाद में 5-6 साल पे वही चीज़ डायग्नोस कर रहे हैं और इंटरवीन कर रहे हैं। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन होना, अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली जब आप OPD में इस तरीके के पेशेंट्स देखते हैं तो कब ऐसा लगता है कि हमें इसको फर्दर सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए, कब रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इसको प्रॉपर न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को रेफ़र करें? बीइंग ए जनरल पीडियाट्रिशियन हमारे पास जैसे पेरेंट्स आते हैं अपनी कंप्लेन लेके कि बच्चा मेरा जो है वो अपने में ही बस खेलता रहता है, किसी बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता है और कोई चीज़ हम उसको इशारा करते हैं कि बोलने के लिए तो फिर वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम मना कर दें कि उसने कुछ मोबाइल मांगा या कोई भी चीज़ मांगी, अगर उसको हमने रिप्लाई कर दिया कि नहीं ये गलत है तो फिर बच्चे एक ही बार बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, सर दीवार में मार लेता है, लेट के रोने लगता है, बहुत वो एग्रेसिव शो करना शुरू कर देता है। तो कुछ इनिशियल सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फिर जब भी ऐसा लगता है कि हाँ जैसे ऑटिज़म के बारे में अगर हम बात करते हैं
तो अगर अपने में बच्चा खेलना मतलब अपने में मतलब सोशल कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता है, कोई बच्चों के बीच में ले जाके आप खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो खेलने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने में ही बस एक रूम में ही बस अपने में मस्त रहता है, बार बार एक ही जैसा रिपीटेटिव मूवमेंट करता रहता है, तो ऐसे में सस्पिशन किया जाता है कि हाँ हो सकता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत, मतलब इस बच्चे को ऑटिज़म के बारे में सोच सकते हैं। तो हम लोग फिर ऐसे बच्चों को थोड़ा, जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट होते हैं या उनको फिर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास हम एक बार भेज के मैम एक बार रिव्यू करवा देते हैं कि एक बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। टेक होम मैसेज हम क्या पेरेंट्स को देना चाहेंगे मैम? टेक होम मैसेज में ये रहेगा कि पेरेंट्स को इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होना, उनको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट भी एक डोमेन है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करें। पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है बस कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही है, ये और हेल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट वाले पार्ट को मिस कर जाते हैं। हम उस पर उतना फोकस नहीं करते कि उसकी स्किल्स जो है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अलार्मिंग साइन उसमें दिख रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। ऐसा नहीं सोचे कि हमारे घर में सब देर से बोले तो ये भी देर से बोलेगा, तो उसको तुरंत एड्रेस करें। एक बार डॉक्टर से मिले, हो सकता है चीज़ें सारी कुछ सही हों, लेकिन एक बार न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होना उसका, और उसका साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल पूरा ओवरऑल असेसमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने ये बात करी कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनके क्या वार्निंग साइंस होते हैं, कब पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए, कब पेरेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए, और इसमें अर्ली इंटरवेंशन का क्या रोल होता है, क्यों ये टाइमली डायग्नोज होना और टाइमली ट्रीट होना या इंटरवीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। थैंक यू।